A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 3 for unit 1 of BPCC 108, and unit sounds like Introduction to Inferential Statistics, right? इससे पहले part 1 and 2 है. If you had not watched them, do give them a watch because ये पूरी यूनिट जो है आपकी फाउंडेशन रखने वाली है थ्रू आउट द कोर्स की. तो एक एक पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आना जरूरी है. ठीक है, so let's start with it. Along with it, I would like to tell that I would be providing you the best interactive sessions, and if you find them helpful, you can like, subscribe, and share. Now, next thing which comes in my mind is to tell you that I basically have a Telegram channel जहाँ पर आपको PDF notes वगैरह मिल जाएंगे. You can join in there, and if you have any sort of doubt, you can mail me, comment me, or put your doubt in the doubt form. Okay, and let's start with today's session. And let me tell you that today we would be focusing on the following content. आज का हमारा जो content है वो कुछ इस तरह है. We would be seeing के variables क्या होते हैं, chance factor क्या होता है, then types of hypothesis, then एक question जो उठता है that why do we are basically trying to reject null hypothesis, then the difference between a null and alternative hypothesis, and then characteristics of a good hypothesis. ठीक है, तो आज का हमारा ये सारा context रहेगा. In the last session we saw that hypotheses are of two types. Okay, एक तो हमारे पास होता है null hypothesis और दूसरा होता है alternative hypothesis. आज हम एक एक करके दोनों को समझेंगे, और पर उससे पहले एक दो चीजें समझेंगे कि पहले तो वेरिएबल क्या होता है. Variable is basically any characteristic, number or quantity that can be measured or counted. आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, अगर आपको किसी के किसी भी इवेंट का एक डेटा दिया हुआ है, तो उस डेटा के अंदर जो आइटम्स होंगे जिनको आप मेजर करोगे वो सारे वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल का नाम में आपको वेरी समझ में आएगा. एक शब्द आ रहा है वेरी. वेरी मतलब जो चेंज होता रहता है. तो वेरिएबल किसी भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कितना भी टाइप का हो सकता है. वेरिएबल वो डेटा आइटम होता है जिसको आप मेजर करना चाहते हो, जिसको आप काउंट करना चाहते हो. और वेरिएबल में ऑल्सो भी कॉल्ड डेटा आइटम. इसका दूसरा नाम डेटा आइटम भी हो सकता है. इसके अंदर आप किसी भी तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हो. मान लीजिए आपको एज रिप्रेजेंट करनी है, सेक्स, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लास के ग्रेड्स, और आई कलर, व्हीकल्स, कुछ भी आपको अगर बेसिकली एक डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप वेरिएबल्स का यूज करते हो. वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, आपको स्टैट्स के अंदर हर जगह पे वेरिएबल ही दिखेंगे. स्टैट्स के अंदर वेरिएबल का बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि वेरिएबल बेसिकली आपको डेटा मिलता है वेरिएबल से, और उस डेटा के ऊपर आप मेथड्स को अप्लाई करते हो और अपने आंसर तक पहुंचते हो. सो वेरिएबल इज द की कंपोनेंट पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल मेथड और डेटा और पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है, अब देखोगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. द वेरी फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना वो वेरिएबल होता है जो रिसर्चर चेंज करना चाहता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर मेजर करना चाहता है, जो नापना चाहता है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली अभी आप इतना समझिए, इसके बाद जैसे जाएगा आई विल टेल, कंफ्यूजन नहीं करनी है. नेक्स्ट, बस वेरिएबल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि वेरिएबल किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में उसका डेटा है, उसका नंबर है, जिसको आप क्वांटिफाई करते हो, मेजर करने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर डेटा, उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर आप मेथड्स को अप्लाई करते हो अपने सॉल्यूशन तक आने के लिए. एक और चीज आपको समझनी है, चांस फैक्टर. चांस फैक्टर से आपको चांस वर्ड जो है, एक चांस वर्ड समझ में आएगा. बेसिकली चांस फैक्टर ना एक इन्फ्लुएंसिंग फिनोमिना है. आप देखोगे तो जब भी आप चांस फैक्टर को समझोगे स्टैटिस्टिकल रिसर्च के अंदर,
तो चांस फैक्टर का क्या होता है, वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ देता है, इट बेसिकली एक्सर्ट्स और बेसिकली इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्वेशन और द पर्टिकुलर डेटा और इट्स फंक्शनिंग। पूरे के पूरे आपके रिजल्ट को जो है अगर चेंज करने की एक जो कैपेसिटी रखता है वो होता है चांस फैक्टर। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है रैंडमली। ये कभी भी आपकी पूरी की पूरी स्टडी के अंदर, स्टैटिस्टिकल स्टडी के अंदर चांस फैक्टर अप्लाई हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी जो वैल्यूज आएंगी ना वो चेंज हो जाएंगी, वो वेरी करेंगी, और इसीलिए चांस फैक्टर यहाँ पे बोला जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेबल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड द एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है स्टैट्स को यूज करके कुछ वैल्यू निकाल दी है डेटा की, आपने मान लीजिए एक्स वैल्यू निकाल दी है, लेकिन जब एक्चुअल में जब आपने सॉल्व करा, पूरा करा, तो उसके अंदर आपकी वैल्यू आ गई x+1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्चुअल जो डेटा का वैल्यू आया है वो डेटा के जो आपने एज्यूम किया था उससे अलग है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, ये जो चेंज हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चांस फैक्टर। चांस फैक्टर बेसिकली आपके स्टडी को खराब कर सकता है, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस लेके आता है आपके स्टडी के अंदर। अब हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है। दो तरीके की हाइपोथेसिस थी, एक तो नल थी और एक थी अपनी दूसरे वाली जो कि थी लेट मी जस्ट सी, ऑल्टरनेट, नल एंड ऑल्टरनेट। सो नल हाइपोथेसिस में देखते हैं क्या होता है। सो नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये स्टेट करती है दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। देखो, जब भी हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं या स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं अपने स्टडी एरिया के अंदर, तो वहां पे आपको मैंने बताया था वेरिएबल होंगे। वेरिएबल बेसिकली आपका डेटा है, कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो, जिसको आप समझना चाह रहे हो। तो किसी भी दो या दो से तीन वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक तरीके से नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो भी आप वेरिएबल स्टडी कर रहे हो यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। नल हाइपोथेसिस जो है ये भी कहता है, इट स्टेट्स कि रिजल्ट जो आएगा इन वेरिएबल्स के बीच में वो ड्यू इट वुड बी ड्यू टू चांस फैक्टर और आर because these variables or the result would be not significant in terms of supporting the idea being investigated। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वेरिएबल है और जो आपका एम है स्टडी का, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, उनके अंदर कोई कॉमनैलिटी नहीं है, कोई लिंक नहीं है। रिजल्टेंट क्या होगा कि जो आपका एम होगा स्टडी का, वो वेरिएबल आपके एम को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगा। आप उस डेटा से अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। रिजल्टेंट आपका जो आंसर आएगा या फिर सॉल्यूशंस आएगा या जो भी आपका डिराइव होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। और अगर गलती से जो आंसर आएगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो आपके लेट अज्यूम्ड रिजल्ट से अलग होगा, बिकॉज ऑफ चांस फैक्टर वहां पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि चांस फैक्टर आपके रिजल्ट को फ्लक्चुएट करेगा, खराब करेगा। ये कहता है null hypothesis is a typical statistical theory which suggests that no statistical relationship and significance exist in a set of given single observed variable between two sets of observed data measured phenomena। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके एक तरीके से एक ही थ्योरी है, एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी है जो कि ये कहती है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप या कोई भी सिग्निफिकेंस लेवल आपके वेरिएबल्स के बीच में नहीं है जो भी आपने इस टाइम पे स्टडी के अंदर इंक्लूड करे हुए हैं। नल हाइपोथेसिस हर वेरिएबल के लिए जहां पे भी अप्लाई आप करने की कोशिश करोगे हर जगह पर यही कहेगा। ठीक है, रिसर्चर नीड्स टू फाइनलाइज टॉपिक वेरिएबल्स आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर। रिसर्चर को हर एक बैक फोर्थ इंफॉर्मेशन को समझ के उसके बाद ही वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज नल हाइपोथेसिस अपनी ये वाली जो है एस्टैब्लिशमेंट बोलता है।
Researcher will formulate the hypothesis with respect to problem statement. Researcher also attempts to reject null hypothesis. रिसर्चर का सबसे सुप्रीम जो एम रहता है स्टैटिस्टिकल रिसर्च के अंदर वो ये होता है कि उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। सबसे पहला काम ये होता है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स यू आर टेस्टिंग। जो आप वेरिएबल समझने की कोशिश कर रहे हो, जिनसे आप स्टडी करने जा रहे हो, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और ये जो नल हाइपोथेसिस है, इसकी वजह से चांस फैक्टर भी एनर्जाइज होता है, चांस फैक्टर को काम मिलता है। और चांस फैक्टर और नल हाइपोथेसिस आपके जो रियल स्कोर आएगा उसको फ्लक्चुएट करेंगे। इसीलिए रिसर्चर का सबसे पहला अटेम्प्ट होता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए। Null hypothesis implies that there exists no difference between the two group. ये कहते हैं कि कोई भी 2 या 3 ग्रुप जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस को आप H और उसके नीचे O इससे रिप्रेजेंट करते हैं। Null hypothesis is defined as the commonly accepted fact and researcher aims to reject or nullify this fact. Null hypothesis basically वो कोई भी फैक्ट होगा जो आप सोचते हो और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। रिजल्टेंट रिसर्चर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि आपके इस फैक्ट को जो है वो डिनाई कर पाए, रिजेक्ट कर पाए। जैसे कि स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू तब तक होगा जब तक आपने सनसेट नहीं देखा होगा। मतलब आप क्या करते हो कि नल हाइपोथेसिस में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे करके देखेंगे, आगे कुछ और एग्जांपल्स आएंगे, फिर आप समझोगे कि नल हाइपोथेसिस कैसे एक तरीके से एक क्वेश्चन को या एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो, अब हमें समझना है कि नल फैक्टर को हम रिजेक्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टैटिस्टिकल रिसर्च में आप देखोगे, स्टेप्स के अंदर भी देखोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना ही करना है। देखो, null hypothesis means that there is no significant difference between specified populations. देखो, जब भी हम स्टडी करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। मतलब हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन होगा, हम उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें जो है टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर उनकी एंजाइटी लेवल के ऊपर जो है रिसर्च करनी है, तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो पूरे इंडिया में अनगिनत होंगे, राइट। अच्छे खासे अमाउंट में होंगे, आप उन सब के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या करोगे, उन सारे उसको जब हम हमारा पूरा स्टडी एरिया में 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, वो हमारा फोकस एरिया है। लेकिन हम सबको पूरी पॉपुलेशन को उठा के रिसर्च नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको हम बोलेंगे सैंपल, जो कि पॉपुलेशन मतलब 10th क्लास के बच्चों की जो हमें रिक्वायरमेंट थी, उनकी क्वालिटीज उनके अंदर होगी, पर वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होंगे, एक तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, एनी ऑब्जर्व्ड डिफरेंस बीइंग ड्यू टू सैम्पलिंग और एक्सपेरिमेंटल एरर। ये कह रहे हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन है और उसमें से जो आपने सैंपल चूज करा है, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल सेम पॉपुलेशन आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉपुलेशन आएगी। बाय चांस इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस आपको दिख जाता है, वो आपकी सैंपलिंग, आपने जो सैंपल सेलेक्ट करा है और जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर कोई एरर होगा, कोई गलती की होगी, इसी वजह से आपके इन दोनों पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस आ सकता है। पर एक्चुअल में वहां पर नेचुरली वहां पर आपने जो पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करा है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपकी सैंपलिंग में, बेसिकली आपकी वर्किंग के अंदर जब आप रिसर्च कर रहे हो, वहां पर अगर एरर हुआ तो ही आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस इन द सेंस कि आपका जो सैंपल है शायद वो क्वालिटीज रिप्रेजेंट ना करता हो जो आप पॉपुलेशन से डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ हम डेटा के बेसिस पे चल रहे हैं, हमने सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, डेटा अपने आप में प्रूव नहीं कर सकता।
ठीक है। अगर आप बोलते हो आपने मिलियंस ऑफ रेड एप्पल्स देखे हैं और आपके हिसाब से कोई और रेड एप्पल के अलावा कोई और कलर के एप्पल एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो आपका जो है फैक्ट है, ये आपने फैक्ट सोचा हुआ है। अब ये असलियत में सच है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि आपने जो डाटा लिया ना, आपने डाटा क्या लिया कि आपने मिलियंस ऑफ रेड एप्पल ही सिलेक्ट करा। आपने अभी तक जितने भी एप्पल्स देखे वो सारे रेड थे, आपका डेटा ही ऐसा था। उसकी वजह से आपने फैक्ट बना लिया कि रेड एप्पल के अलावा कोई और एप्पल होता ही नहीं है। जैसे ही एज द टाइम कम्स, एज द मोमेंट कम इन, एज यू टेक अ ग्रीन, और एज समवन गिव्स यू अ ग्रीन और येलो एप्पल, जैसे आपको ग्रीन और येलो एप्पल दिख जाएगा, उसी टाइम पे आपका ये फैक्ट जो है रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अब आपको देखने को मिल रहा है कि आपने जो डेटा मिला था, आपने जो डेटा पहले लिया था अपनी स्टडी के लिए, उसके अंदर सिर्फ आपने रेड एप्पल्स को कंसीडर किया था। आपका जो डेटा था वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था जो आपकी डिमांड थी। आपको कलर्स देखने थे सारे एप्पल्स के, लेकिन आपने डेटा क्या सिलेक्ट करा, सिर्फ रेड एप्पल आपने देखी। रिजल्टेंट क्या होगा, आपका जो फैक्ट आपने तैयार करा वो गलत था, क्योंकि अभी आपने येलो और ग्रीन एप्पल्स का जो डेटा है वो तो आपने देखा ही नहीं। ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा कि आपकी जो स्टडी होगी वो खराब हो जाएगी। और यही चीज को खत्म करने के लिए यही जो फैक्ट है कि आपको जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीज अंडर विच हाइपोथेसिस द डेटा इज अनरीजनेबल, क्योंकि ऐसे बहुत बारे टाइम होता है कि आपका डेटा जो है अनरीजनेबल है आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग। आपका स्टडी का फोकस कुछ और है और आपका डेटा आपकी स्टडी से मैच नहीं करता। इसी और फिर आप क्या करते हो, आप नल हाइपोथेसिस की वजह से सोच लेते हो कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो है कोई भी रिलेशन नहीं है। पर दैट्स नॉट द रियलिटी, क्योंकि आपका डेटा करेक्ट नहीं है। रिलेशन दोनों के बीच में होगा, आपके डेटा और आपकी स्टडी के बीच में रिलेशन होगा, बट आपका डेटा करेक्ट नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या कहता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। इसी वजह से हमें क्या ध्यान देना है, हमें सबसे पहले इस नल हाइपोथेसिस को हटाना है, और वी नीड टू से दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। द फैक्ट इज दैट द डेटा इज incorrect, or the data is not according to the requirement of the study, or the data does not represent the population we are demanding on to study. Once you eliminate those, जब आप ऐसे वाले हाइपोथेसिस को एलिमिनेट कर दोगे, द रिमेनिंग हाइपोथेसिस जो है फिर वो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलने लग जाएगी। इसीलिए हमें नल हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें फॉल्स इमेज देता है, फॉल्स रिलेशनशिप बताता है। एक्चुअल में चांसेस हो सकता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होने का, लेकिन नल हाइपोथेसिस अगर हम यूज करते रहेंगे या नल हाइपोथेसिस को अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो ये हमें समझ में आएगा कि हम जो है गलत इंटरप्रिटेशंस निकालते रहेंगे। ठीक है, ये था नल हाइपोथेसिस के बारे में। इसकी दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये एक तरीके से नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट रखी गई थी या लाई गई थी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ये स्टेट करती है दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये कहती है कि यस, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स यू आर स्टडिंग यूजिंग द स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसके रिलेशनशिप से मतलब क्या है कि वन वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज देयर आर सम इन द वे इंटरकनेक्टेड रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है, यहाँ पर जो रिजल्ट होंगे जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वजह से आएंगे, वो चांस फैक्टर को, उसके अंदर बेसिकली वो चांस फैक्टर या चांस बाय चांस गलती से नहीं आएंगे, वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द थ्योरी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपकी थ्योरी है जिसके बेसिस पे आप पूरी स्टडी एरिया कर रहे हो, वो उसको सपोर्ट करता है, कभी भी डिनाई नहीं करेगा। Alternative hypothesis always emphasizes on the fact that there exists significant difference between the two groups. ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ लिमिट तक डिफरेंस हो सकता है दोनों ग्रुप के बीच में,
ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं होंगे दोनों ग्रुप्स के बीच में या दोनों वेरिएबल के बीच में, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई गेस एच ए था इधर, आई गेस एच ए और एच वन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, या तो वो नॉन डायरेक्शनल हो सकता है या डायरेक्शनल हो सकता है। नॉन डायरेक्शनल में तो ये होगा कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं, और नॉन डायरेक्शनल को भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस का अपोजिट वाला सेक्शन होता है। अब दोनों के बीच में ना डिफरेंस समझेंगे एज पर द इग्नू मटेरियल। तो यहाँ पर आपको जो सेशन दिख रहा है इसमें बहुत सारा मटेरियल आपका एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो कि क्योंकि इग्नू के मटेरियल में कहीं ना कहीं डेटा या फिर जो जितना उनको समझाना चाहिए था वो रिक्वायरमेंट से कम है, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन कर दिया, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इट इज अबाउट इनइक्वालिटी as there exists a relationship between the two variables. They vary from each other as they cannot be equal to each other or greater or lesser the other. यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी रिलेशनशिप्स के बीच में, बिकॉज यहाँ पर आपके दोनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर आपका जो रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के बीच में, डेटा के बीच में, वो इक्वल नहीं होगा, या तो वो ऊपर हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, या कम हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होगा, और इस वजह से आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी रिलेशनशिप्स के बीच में। नल हाइपोथेसिस दूसरी तरफ कहता है इक्वालिटी के बेसिस पे चलता है, जहां पर वो कहता है कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दोनों वेरिएबल के बीच में, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं, या फिर उनके बीच में अगर गलती से भी डिफरेंस है तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और इस वजह से हम कह रहे हैं कि दोनों वेरिएबल बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये कहता है, ये सैंपल सेंट्रिक होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो सैंपल के ऊपर होता है। सैंपल होता है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट। नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन सेंट्रिक होता है, ये पूरी की पूरी जनता के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं और इन्फरेंसेस बना सकते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में। पहले हम सैंपल के ऊपर रिसर्च करेंगे और उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और फिर हम उनके बारे में जो है इन्फरेंसेस निकाल पाएंगे सैंपल के बेसिस पे। यहाँ पर जो है नल हाइपोथेसिस में दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टेस्टिंग्स होती है, ठीक है। फिर आप देखते हो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर आप रोमन सिंबल्स को, रोमन लैंग्वेज के सिंबल्स को यूज करते हो, और नल हाइपोथेसिस के अंदर आप ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल्स को यूज करते हो। यहाँ पर आप एक्सप्लिसिट हाइपोथेसिस देखोगे, और यहाँ पर आप देखोगे इम्प्लाइड हाइपोथेसिस, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है मेजर किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, देखो। अच्छी हाइपोथेसिस का एक हाइपोथेसिस एक बेसिकली टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको आप एज्यूम करते हो और फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड प्रोवाइडिंग द डेटा, ठीक है। ये सब कुछ हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके लिए आपको प्रीवियस पार्ट्स देखने पड़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि एक हाइपोथेसिस तब एक गुड हाइपोथेसिस कंसीडर की जाएगी जब वो डेक्लेरेटिव फॉर्म में होगी। डेक्लेरेटिव मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में होगी, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होगी। इट स्टेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल। हाइपोथेसिस जो है वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशन को स्टेट करता है, बताने की कोशिश करता है, और बेसिकली एग्जाम्प्लीफाई करता है। The basis of the hypothesis that can be a theory or literature should be reflected in the hypothesis. जिस भी थ्योरी या जिस भी कंटेंट के बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया है या डेवलप किया है, वो क्लियरली आपके जो है हाइपोथेसिस के अंदर दिखनी चाहिए। हाइपोथेसिस बहुत ही क्लियर और ब्रीफ स्टेटमेंट होता है जिसको आप प्रूव करने की कोशिश करते हो, और इसको अगर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ जाए तो ये टेस्टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है।
ये सारे अपने जो है गुड हाइपोथेसिस के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और आज के लिए इतना ही। एंड आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। प्रीवियस पार्ट जरूर देखना, क्योंकि आगे जैसे जैसे चलता जाएगा सिवियरिटी बढ़ती जाएगी, राइट? टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।